सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका श्वेता सिंह आपको इतिहास पढ़ा रही हूँ। पाठ 1 कक्षा 6। कल मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था, आज उसके आगे पढ़ा रही हूँ। बच्चों, प्राचीन इतिहास की जानकारी हमको उस समय के लेख से भी प्राप्त होती है। इतिहास जानने के जो हमारे साधन है कि हम किस किस प्रकार से इतिहास जानते हैं, उसमें सबसे पहला आता है पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें अभिलेख हैं, मतलब कि उस समय का लिखा हुआ कोई सामान हमको मिला हो। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि वो हम पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो कुछ तो हम पढ़ पाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे ये एक आपके में देखिए चित्र में दिया है एक लिखा हुआ। तो चूंकि आप इस भाषा को नहीं जानते, आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये बाकी लोग पढ़ लेते हैं जो इसको जानते हैं। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ये सम्राट अशोक थे, उनका रुम्मनदेही के अभिलेख का अंश है। छोटा सा 2 लाइन दिया हुआ है। ये लुम्बिनी यानी नेपाल से प्राप्त हुआ है। तो लुम्बिनी से क्यों मिला है? क्योंकि अशोक जो थे वो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में। तो जहाँ जहाँ उन्होंने गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ गए थे, वहाँ वहाँ अशोक ने भी यात्रा की थी, और वहाँ वहाँ अपने अभिलेख उन्होंने रखवाए थे। तो इस रुम्मनदेही अभिलेख में ये घोषणा की थी अशोक ने कि उपज का 8वां भाग ही कर के रूप में लिया जाएगा, मतलब बहुत थोड़ा भाग टैक्स के रूप में लिया जाएगा। राजा का जो टैक्स होता है वो क्या होता था, अनाज का एक भाग कोई, तो सिर्फ 8वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण है, मतलब उस खोद खोद के पत्थर पर लिखे गए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो कुछ अक्षर लिखे हैं, जैसे ब्राह्मी में और देवनागरी यानी जो हमारी हिंदी है, तो ये दे लिखा है ब्राह्मी का, ये अ लिखा है, ये ग लिखा है, आपको दिख रहा होगा। बच्चों, दूसरा पुरातात्विक स्रोत है सिक्के एवं मुहरें। तो प्राचीन समय की जो सिक्के मिलते हैं, जैसे आजकल के सिक्के हैं बच्चों, तो उस पर क्या लिखा रहता है? भारत सरकार का पूरा बना रहता है ना, 3 शेर दिखते रहते हैं सामने के। तो उस समय के भी सिक्कों में विशेष चीज़ें बनी रहती हैं, चाहे तो वो उस सिक्के पे शासक का नाम होगा या किस धातु की हैं। तो धातु से क्या पता चलेगा? अगर सोने की हैं तो उस समय का शासक बहुत प्रभावशाली रहा होगा, उस समय जनता बहुत खुश रही होगी क्योंकि सोने के सिक्के चल रहे हैं। अगर चांदी के हैं तो आर्थिक स्थिति थोड़ी कम अच्छी होगी, और अगर कांसे के हैं तो ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी। तो गुप्त शासक जो एक था, उसका कुमारगुप्त प्रथम, उसका एक सिक्का मिला है, उसमें वो घुड़सवारी कर रहा है। तो इससे क्या चीज़ें पता चलती हैं? एक तो ये कि वो अच्छा घुड़सवार रहा होगा, दूसरा ये कि उस समय घोड़े बहुतायत में मिलते रहे होंगे और घोड़ों का बहुत महत्व रहा होगा। इसी तरह बच्चों एक शासक था समुद्रगुप्त, उसकी वीणा वादन वाली एक मुहर मिली है जिसमें वो वीणा बजा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि उसको संगीत का शौक रहा होगा। संगीत का शौक कब होगा आदमी को? जब उसके राज्य में शांति रही होगी, अर्थात कि उसके राज्य में शांति भी रही होगी। तो बहुत सी चीज़ें हमको इन सिक्कों के माध्यम से पता चलती हैं। अब बच्चों, ये जो एक मुहर दिख रही है आपको, एक सांड की बड़े से बैल है, तो उसके जो है ये मुहर जो है मेसोपोटामिया से मिली है। तो मेसोपोटामिया कहाँ था? ईरान, इराक को कहते हैं आजकल के, इराक जो है। तो अगर मेसोपोटामिया से ये मिली है तो इसका मतलब कि भारतवासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से भी होता रहा होगा। ठीक है। धौलावीरा क्या है? हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल है जो गुजरात में है। एक हड़प्पा सभ्यता की बहुत लंबा चौड़ा बसा हुआ है ना, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता का बहुत सा आपके ये मैप बना है जिसमें जहाँ से हड़प्पा सभ्यता मिली है। तो कुछ तो भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो धौलावीरा है, यहाँ से भी मिला है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना मिली है, जल निकास का प्रबंध मिला है, और यहाँ पे बच्चों एक गोदी भी मिली है जहाँ से बड़े बड़े पानी के जहाज आते और जाते रहे होंगे। सारनाथ स्तूप बच्चों, ये जो हम लोगों का एक शहर है वाराणसी, वहीं पे थोड़ी दूर पे सारनाथ एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक स्तूप मिला है। इस स्तूप में, इसको धमेक का स्तूप कहते हैं, देखिए बना हुआ दिखाया गया है। इस स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, सम्राट अशोक ने। महात्मा बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। इसी उपलक्ष्य में अशोक ने बाद में यहाँ पे धमेक स्तूप का निर्माण कराया था।
तो ये भी उस समय का मिल गया हम लोगों को एक पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, फिर साहित्यिक स्रोत, साहित्य माने होता है लिखा हुआ, जो हमारे लिखा हुआ सामग्री मिलती है। तो हमने आप लोग को कल ही बताया था कि ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़ा, लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेख हमको मिले हैं, जिससे उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, सब कुछ हमें जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों यहाँ पे कुछ साहित्यिक स्रोत हैं। हमने आपको बताया था कि ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़ा और लकड़ी के पट्टों पर हमें बहुत लेख मिले हैं, लेकिन जब कागज का आविष्कार हुआ तो उसके बाद पुस्तकें भी हमको मिली हैं जिनसे हमें उस काल का विवरण मिलता है, जैसे कि धार्मिक साहित्य हैं, वेद, रामायण और महाभारत, जैन और बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं। वेद व्यास ने लिखा, 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैसे ही रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा और महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा। और जैन और धर्म था उस समय, और बौद्ध धर्म, उस समय के भी बहुत से साहित्य मिले हैं, जातक कथाएं मिली हैं। तो उस समय के किस काल का विवरण मिलता है? अब वेदों से हमें वैदिक कालीन विवरण मिलता है, रामायण और महाभारत से हमें महाकाव्यकालीन समाज का वर्णन पता चलता है, और जैन और बौद्ध साहित्य से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। अब कुछ धर्मेत्तर साहित्य हैं। धर्मेत्तर क्या? जो धर्म से मतलब जिनका नहीं होता उसको धर्मेत्तर साहित्य, जैसे अर्थशास्त्र है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति का नाम है ये तीनों। उन्होंने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और ये मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में बताता है। फिर दूसरा है कल्हड़, एक थे, उनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है, लेखक, उनकी पुस्तक का नाम है रासतरंगिणी। वो किसके बारे में लिखे हैं? कश्मीर के 11वीं 12वीं शती के इतिहास में के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। बच्चों, भारत सोने की चिड़िया था, तो जाहिर सी बात है और कि भारत की समृद्धि को देखने के लिए दूर दूर विदेश से लोग आते रहे होंगे। तो हमारे यहाँ जो विदेशी आए हैं उनकी यात्रियों का जो वृत्तांत है वो भी पुस्तकों के रूप में हमें मिला है, जो उस समय के सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक स्थिति के बारे में बताते हैं। जैसे मेगास्थनीज नाम का एक यूनानी राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, उसकी पुस्तक है इंडिका, उससे भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। फाहियान चीनी यात्री था जो गुप्त काल में आया था, उसके यात्रा विवरण से भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। और हर्षवर्धन के काल में वेनसांग नाम का एक चीनी यात्री आया था, उसके भी यात्रा विवरण में बहुत सी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। तो बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।